व्यूअर्स मैं डॉक्टर अफजाल आलम आपके खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने कॉक्लियर इम्प्लांट के इस्तेमाल, उसकी टेक्नोलॉजी और वो फैक्टर्स को डिस्कस किया था जिसमें कि कॉक्लियर इम्प्लांट के इस्तेमाल में लोगों का ख्याल है कि शायद कुछ प्रॉब्लम्स आती हो। यानी उसमें कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद अगर ये कोई ऐसे माहौल में से कॉक्लियर इम्प्लांट पहना हुआ बच्चा गुजरे, जैसे कि सिक्योरिटी गेट्स वगैरह लगे होते हैं, या बच्चा गिर जाए तो उसमें कॉक्लियर इम्प्लांट को डैमेज होने का क्या एहतमाल होता है। तो इस बारे में हमने काफी तफसील से पिछले प्रोग्राम में बात की थी, और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि कॉक्लियर इम्प्लांट यूजर, यानी वो बच्चा जिसने कॉक्लियर इम्प्लांट पहनना शुरू किया है, अब उसका आगे स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसका स्कूल, वो मामला जो है वो कैसे चलेंगे। तो एक चीज तो इस चीज वजाहत जरूरी है कि कॉक्लियर इम्प्लांट का जो बेनिफिट है उसका कन्वेंशनल या रवायती हियरिंग एड के बेनिफिट से जमीन आसमान का फर्क है। यानी अगर कॉक्लियर इम्प्लांट जो है वो मरीज को 100 गुना आवाज पहुंचाता है, तो कन्वेंशनल हियरिंग एड 10 या 15 गुना या ज्यादा से ज्यादा 20 गुना आवाज जो है वो उसको मुहैया कर पाता है। तो लिहाजा कॉक्लियर इम्प्लांट का मुकाबला एज सच रवायती हियरिंग एड के साथ ना किया जा सकता है, ना करना चाहिए। बहरहाल ये एक इंतहाई मौसर और सेफ डिवाइस है। हाँ, इसमें सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व है, लेकिन उसकी भी सेफ्टी जो है वो गारंटी की जाती है कि हर लिहाज से मरीज की तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करके उसके बाद ही वो सर्जिकल प्रोसीजर में मरीज को भेजा जाता है। अब कॉक्लियर इम्प्लांट हो गया, जैसा कि हमने बात की हुई है कि हियरिंग एड के इस्तेमाल के बाद भी आपको स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी की जरूरत होती है। कॉक्लियर इम्प्लांट में उसकी जरूरत शायद हियरिंग एड की जरूरत की निस्बत ज्यादा है। वजह ये है कि उसमें आपको एक तो आपने एक सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरे हैं, आपने एक काफी सीरियस किस्म की अंडरटेकिंग की है मरीज ने, क्लिनिक ने, और एज सच जो भी लोग उस प्रोसीजर में इन्वॉल्व हैं उन सब ने एक ज्यादा सीरियस लेवल की कमिटमेंट जो है वो शो की है। सो इस लिहाज से, लेकिन प्रोसीजर स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी का वही होता है जो कॉक्लियर इम्प्लांट हियरिंग एड्स के साथ किया जाता है। लेकिन कॉक्लियर इम्प्लांट में स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी का जो प्रोसीजर है उसका जो बेनिफिट है उसमें और हियरिंग एड के बाद स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी का जो बेनिफिट है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कॉक्लियर इम्प्लांट का मरीज जो है वो आप समझे कि तकरीबन कोई यानी ऑपरेशन के कोई 6 हफ्तों के बाद, 6 से 8 हफ्तों के बाद आप कह सकते हैं वो मरीज काफी हद तक आवाजें सुनने में तकरीबन नॉर्मल के करीब चला जाता है। अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो वो कुछ यूं बनती है कि अगर एक नॉर्मल शख्स जो है वो 20 से 25 या 15 से 20 डेसिबल पे सुनता है, मैं कैजुअल वे में टेक्निकलिटी को डिस्क्राइब करूं कि अगर एक आम मरीज जो है या एक आम शख्स जो है वो 15 से 20 डिग्री पे सुनता है, नॉर्मली सुनता है, तो जो कॉक्लियर इम्प्लांट का मरीज है वो भी इसी लेवल पे ऊपर आके सुन सकता है, बेशक कि उसका हियरिंग लॉस 90 डिग्री या 90 डिग्री से भी ऊपर हो। दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ कि अगर एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा जो है उसका हियरिंग लॉस जो है वो 90 डिग्री या इससे भी ज्यादा है, तो हियरिंग एड के साथ उसमें बेनिफिट बहुत महदूद है। यानी हो सकता है कि सुपर पावर हियरिंग एड लगा के भी हम उसके हियरिंग लेवल्स को शायद 60, 65, 70 डिग्री तक ला सके, जो कि नॉर्मल रेंज से यकीनन काफी दूर है। लेकिन कॉक्लियर इम्प्लांट का पेशेंट, यही मरीज जिसका 90 या 100 डिग्री से ज्यादा का हियरिंग लॉस है, कॉक्लियर इम्प्लांट की मदद से उसके हियरिंग लेवल्स जो है वो 20, 25, 30 डेसिबल या डिग्री तक आ जाते हैं। सो आप इमेजिन करें कि कहाँ पे एक बच्चा 60 या 70 डिग्री पे सुन रहा है और कहाँ पे एक बच्चा 25 या 30 डिग्री पे सुनता है। तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है, और यही वो फर्क है
जो बाद में स्पीच और लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है। यानी इन बच्चों में जिनमें के हियरिंग लेवल्स जो हैं वो सर्जरी के बाद 25 या 30 डिग्री तक आ जाते हैं, उनकी ऑडिटरी इनपुट यानी आवाज को पहचानना, आवाज को सुनना, वो यकीनन एक हियरिंग एड के इस्तेमाल से या हियरिंग एड यूजर से बहुत बेहतर होती है। अब जब हमने कोक्लियर इम्प्लांट कर लिया तो हम तवक्को करते हैं कि 2 से 3 महीनों में उस बच्चे की जिसका पहले प्रोफाउंड डिग्री हियरिंग लॉस है, यानी शायद वो 90 या 100 डिग्री पे सुनता है, अब वो 25-30 इस लेवल पे आके आवाजों को पहचानने की कोशिश करेगा। अब ये जो नुक्ता है आवाजों को पहचानने की कोशिश, ये आगे कंटिन्यू होता है स्पीच लैंग्वेज थेरेपी की रेगुलर मशकों से, रेगुलर प्रैक्टिस से, क्योंकि जो आवाजें हैं, आवाजें जो है वो बच्चे के कान में एक सेंसेशन क्रिएट करती हैं, एक गड़गड़ाहट सी क्रिएट करती हैं, वो अल्फाज की सूरत में नहीं जाती, क्योंकि ये वो बच्चा है जो पैदाइशी तौर पे सुनने से महरूम है। उसको हमने एक खास उम्र में जाके आर्टिफिशियल तरीके से हियरिंग को बेहतर किया है। सो लिहाजा अब हम ये ना उम्मीद रखें कि बेशक के उसकी हियरिंग लेवल्स जो हैं वो 40, 20, 30 डिग्री पे आ गए हैं तो अल्फाज भी खुद ब खुद निकलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा जल्दी मुमकिन नहीं होता। शुरू में उसको स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट की मदद या असिस्टेंस जो है वो इंतहाई जरूरी होती है, और उसके लिए स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट का जो रोल है उसको हमें अंडरमाइन नहीं करना, उसकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं करना। सो अगले प्रोग्राम में हम इसी स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट का जो रोल है उसको मजीद वजाहत से आपको बताएंगे। तब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।